Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच का मतलब क्या होता है, सबको पता ही होता है। ब्रांच का मतलब एक और यूनिट खोल देना जिसका काम है, सिमिलर काम होगा जो हेड ऑफिस का काम है। उसी काम को करने के लिए हमने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक और यूनिट खोल दिया। जैसे अगर हम दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं तो, और हमारा बहुत सारा काम लुधियाना में भी है, तो हमने सोचा कि यहां से सारा सामान बार बार जाएगा तो वहीं पर एक यूनिट खोल देते हैं, काम उसका भी वही होगा, तो वो कहलाएगा ब्रांच। ठीक है, अब ब्रांच दो तरीके से हो सकती है। वो ब्रांच डिपेंडेंट हो सकती है या इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, देखो हम लोग सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना बीकॉम ऑनर्स में आएगा। वैसे पूरा डिटेल में समझना है तो फिर वो सीए वाली क्लासेस में देखना, वरना ऐसे तो फॉरेन ब्रांचेस भी होती हैं, उसकी भी अकाउंटिंग होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे उतना जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो देखिए, इसके दो पार्ट हैं। एक तो हो गई डिपेंडेंट ब्रांचेस और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या मतलब हुआ? इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो स्वतंत्र है सारे डिसीजन लेने के लिए, जो अपनी खुद की पॉलिसीज बनाएंगी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस वो खुद लेंगे। ठीक है, बहुत अगर कोई मेजर है तो बात और है, तो हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा, वरना वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी बुक्स खुद मेंटेन करते हैं। मेंटेन देयर ओन बुक्स। कौन? ब्रांच। ब्रांच मेंटेन देयर ओन बुक्स। तो वो ब्रांच अपने बुक्स को खुद मेंटेन करेगी। लेकिन अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच हुई, डिपेंडेंट किस पर? हेड ऑफिस पर, तो उस केस में जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस ही करेगा। अब उस अकाउंटिंग को समझने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। जैसे एक अकाउंटिंग है डेटर्स मेथड, और जो हमारे कोर्स में दूसरा है वो है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसके अलावा भी होते हैं फाइनल अकाउंट्स मेथड, होलसेल प्राइस मेथड, बट एग्जाम ओरिएंटेड चलते हैं तो मेन दो ही मेथड्स, डेटर्स और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये हम लोगों को समझने हैं। देखिए, अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच हुई फिर तो वो अपने बुक्स को खुद ही मेंटेन कर रही है, फिर उसमें समझने वाली क्या बात है। वो तो जो नॉर्मल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम चलता है वैसे उसकी बुक्स में भी चलेगा, बाद में जाकर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट ब्रांच हुई तो हेड ऑफिस ही उसके अकाउंट्स को मेंटेन करेगा ब्रांच के। ठीक है, डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये दो मेथड्स होते हैं। डेटर्स मेथड जनरली जो स्मॉल ब्रांचेस होगी, जो छोटी ब्रांच है उसके लिए होता है, और अगर कोई बड़ी ब्रांच है तो उसके लिए, अगर हमारी ब्रांचेस बड़ी हैं तब फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड को फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट, और इसमें कई सारे अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, इस तरीके से कई सारे लेजर्स बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डेटर्स मेथड को। ठीक है, तो देखिए इस वाले मेथड में क्या होता है। डेटर्स मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट, और पूरी अकाउंटिंग, पूरी ब्रांच जो है वो इसी अकाउंट से कंट्रोल हो जाएगी, सिर्फ एक लेजर बनाकर। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आप ध्यान से समझना, हम इसका एक एक लॉजिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट्स या लाइबिलिटीज, किसका बैलेंस डेबिट होता है? असेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है, तो डेबिट में सबसे पहले असेट्स आ जाएंगी। असेट्स में मेजरली स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड असेट्स,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, और अगर कुछ दे रखा है, वैसे जनरली यही सारे होते हैं किसी भी ब्रांच में, ठीक है। स्टॉक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी एक एक करके सबको समझेंगे हम, ध्यान से देखना। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, चाहे वो बाय हेड ऑफिस हो या बाय अदर ब्रांचेस हो, जो भी हमने ब्रांच में गुड्स भेजे वो यहां पर आ जाएगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। नेक्स्ट, टू बैंक अकाउंट, रेमिटेंस जो दी गई, हेड ऑफिस ने जो पैसा भेजा ब्रांच को, तो रेमिटेंस टू ब्रांच। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड ऑफिस ने किसी और ब्रांच को कह दिया हो कि आप पैसा भेज दो हमारे बिहाफ पर, तो ब्रांच को रेमिटेंस तो गई ही ना, चाहे वो हेड ऑफिस ने दी हो चाहे किसी और ने दी हो। तो ये हो गया टू बैंक अकाउंट। यहां पर चले अगर हम, तो बाय बैलेंस बीडी। अब यहां पर आता है लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, जिसमें सबसे पहले क्रेडिटर्स या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। एक्चुअली लेजर एक ही है, इसलिए गुड सेंट बाय ब्रांच नहीं लिखा, गुड सेंट टू ब्रांच, जीएसटीबी ही चलता है ये, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जीएसटीबी, बट आप पूरा ही लिखना पेपर में। तो गुड सेंट टू ब्रांच लेजर वो ही था, सबसे पहले हमने गुड्स भेजे, अगर कुछ गुड्स वापस आ गए, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, या फिर डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। अगर हेड ऑफिस को डायरेक्टली भेज दिए डेटर्स ने, वैसे तो ब्रांच में जाने चाहिए तो फिर ब्रांच एक साथ भेजेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली डेटर ने हेड ऑफिस में भेज दिए तो भी वो इधर ही आ जाएगा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। नेक्स्ट, बाय बैंक अकाउंट, रेमिटेंस सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस या अदर ब्रांचेस। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो ये पैसा तो ब्रांच में भिजवाया गया, किस लिए, खर्चे वगैरह करने के लिए, कि ये पैसा रखो आप खर्चे कर लेना, या हो सकता है सामान खरीदने के अभी उनको राइट दे रखा हो कि आप सामान भी खरीद सकते हो, तो उसके लिए पैसे भिजवाए। अब ये कैसे पैसे भेज रहे हैं, बाय बैंक अकाउंट कौन सा हुआ, बाय बैंक अकाउंट में क्या आएगा, जो भी पैसा उन्होंने कैश सेल करके कमाया या डेटर से जो कलेक्शन हुई, वो सारा पैसा फिर ये लोग हेड ऑफिस में फिर से भेज देंगे ब्रांच वाले, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे हम, मैं एक आपको वैसे मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूं, रेमिटेंस सेंट बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस या अदर ब्रांचेस, ठीक है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, डेटर्स, फिक्स्ड असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप इसमें एक्सेट्रा कर सकते हो कि ये जनरली यही एसेट्स और लाइबिलिटीज रहती हैं। इसके बाद लास्ट में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल पीएनएल। ये जनरल वाला नहीं था ना, जनरल मतलब जो नॉर्मली बनता है, उसमें नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट नहीं आया, नेट लॉस आया, तो वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू जनरल
पी एंड एल। देखिए अभी मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं समझाया, अभी जस्ट लिखा है कि ये तरीका होता है ब्रांच अकाउंट को बनाने का। अगर आप इस पर गौर करो तो मोटे मोटे तौर पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले असेट्स और लाइबिलिटीज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। ये असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया या क्लोजिंग हो गया। लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। गुड्स भेजने की एंट्री, पैसा भेजने की एंट्री। गुड्स वापस आने की एंट्री, पैसा वापस आने की एंट्री। यही है, आया समझ में। अब बस इतना सा करके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाता है। तो आप एक चीज सोचो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का काम इस एक ब्रांच अकाउंट ने कर दिया। क्या इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई जो हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी ट्रेडिंग एंड पी एंड एल के हिसाब से? क्या अगर हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाते प्रॉपरली, उसमें जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकल कर आता, तो जो लास्ट में नेट प्रॉफिट आता, क्या ये वाला नेट प्रॉफिट वही वाला नेट प्रॉफिट सेम होगा? बिल्कुल होगा। देखो इस मेथड को इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हटा दी गई जिसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिया और उसका इंपैक्ट आ गया। अल्टीमेटली तो उसका इंपैक्ट आना चाहिए ना, जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में जाना है वो यहां पर हमारे को दिखाई देगा। कैसे दिख रहा है आइए चलते हैं, समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग और पी एंड एल दोनों मिलकर नेट प्रॉफिट निकालते हैं, खाली पी एंड एल अकेला नेट प्रॉफिट नहीं देता, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि पी एंड एल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है? ट्रेडिंग से। तो अगर ट्रेडिंग ही नहीं बना होगा तो पी एंड एल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो जो नेट प्रॉफिट हमारा यहां पर आ रहा है वो ट्रेडिंग और पी एंड एल दोनों मिलाकर ही आता है ना। अब आप देखिए सबसे पहले ट्रेडिंग में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो क्या यहां पर ओपनिंग स्टॉक है? हाँ ओपनिंग स्टॉक ये रहा। फिर आता है परचेजेस, जो गुड्स खरीदे, ठीक है। अगर परचेजेस आता है तो अब ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रांच को ये राइट भी तो होना चाहिए कि वो गुड्स खरीदे। वो या तो खुद खरीदेगी या फिर हेड ऑफिस उन पे भिजवाएगा गुड्स, यही दो चीज हो सकती है। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, वही परचेजेस वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी अगर उनको अलाउड है खरीदना, अगर उनको अलाउड है खरीदना, तो देखो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000 रुपए का। 50,000 इंक्रीज क्यों हुआ होगा? क्रेडिटर क्यों इंक्रीज हो सकते हैं? हमने सामान खरीदा, कितने का? 50,000 रुपए का, तो इंक्रीमेंट हो गया इसमें 50,000 का। तो ये 50,000 बैलेंस किधर बचा? इसी साइड ना, वहां 1 था यहाँ 1.5 है, मतलब 50,000 इधर ही आ रहा है। तो वो वाली परचेजेस भी यहां पर इस साइड पर आ गई। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आना चाहिए परचेजेस। एक तो ये जीएसटी भी आ रहा है और एक ये दोनों माइनस कर कर इसका इंपैक्ट भी आ रहा है। तो ये क्रेडिटर्स की वजह से भी रिकॉर्डिंग हो गई इसकी। समझ में आया? देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, और क्या हो सकता है? क्रेडिट साइड पर सेल आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक तो ये रहा बाय बैलेंस सीडी, सेल्स भी तो आता है। अच्छा देखो डेटर्स अगर हमारे यहां पर 2,00,000 है, यहां पर 2,50,000 हो गए। ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखा, 2 और 2.5 क्यों हुआ होगा? 50,000 इंक्रीज। डेटर्स क्यों बढ़े होंगे? हमने उनको क्रेडिट पर सामान बेचा, क्रेडिट सेल हुई, तो वो क्रेडिट सेल यहां पर अपने आप रिकॉर्ड हो गई इस साइड पर। क्यों कैसे रिकॉर्ड हुई भाई? यहां हम लिख रहे हैं 2,50,000, यहां लिख रहे हैं 2,00,000, 250 माइनस 2, अल्टीमेटली क्रेडिट साइड पर 50,000 रुपए का इंपैक्ट आ गया ना, वही चाहिए था सेल का। बट इसमें आपको डाउट आ सकता है, वो डाउट तो क्रेडिटर में भी आ गया होगा, बट मैं यहां पे बता देता हूं। हो सकता है आप ये कहो कि 2,00,000 के डेटर्स अगर 2,50,000 के हुए, ये जरूरी थोड़ी ना 50,000 ही सामान बेचा हो। ऐसा भी तो हो सकता है हमने क्रेडिट में सेल करी हो 70,000 की और कैश रिसीव हो गया हो उनसे 20,000 रुपए।
कुछ पैसा मिल भी तो सकता है। देखो ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। 2 लाख रुपए के ओपनिंग डेटर्स थे, साल के शुरू में हमारे डेटर थे 2 लाख। 70,000 का सामान और बेचा, कितने के हो गए 270। उसमें से उन्होंने 20,000 वापस कर दिए, कितने रह गए 250। तो ये 250 हो गए ना। तो जरूरी थोड़े ना है कि बस यहाँ 2 लाख यहाँ 2.5 लाख तो 50,000 रुपए की सेल हुई होगी, वो रिकॉर्ड हो गया। हो सकता है सेल 70 की रिकॉर्ड हुई हो, लेकिन ये सिर्फ कितना रिकॉर्ड कर रहा है 50, क्योंकि 2 यहाँ 2.5 यहाँ, तो ये तो 50 का इम्पैक्ट ले रहा है। बट हमारी सेल हो सकता है 70 हुई हो। तो देखो इसका मतलब ये इम्पैक्ट क्या ले रहा है, 70 की सेल माइनस 20,000 रुपए की कलेक्शन, ये ऐसे ले रहा है ना इम्पैक्ट। 250 माइनस 2 लाख, ये इम्पैक्ट 50,000 ही ले रहा है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं 70 माइनस 20 का ले रहा है। 70 तो क्रेडिट सेल का ले रहा है इम्पैक्ट, और ये जो कलेक्शन हुई डेटर से उसका भी इम्पैक्ट ले रहा है। ठीक है, देखो यहां पर आप देखो बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक का मतलब यहां पर क्या है, इसको एंट्री अगर हम बनाएं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये हेड ऑफिस बना रहा है। आप हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हेड ऑफिस की बुक्स में बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक को इसको हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है किससे, ब्रांच से। तो वो पैसा होता कौन सा है, कैश सेल वाला और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाला, यही होगा मेन। तो जो डेटर से कलेक्शन हुई, और क्योंकि सेल 2 ही तरीके से हो सकती है, एक कैश में एक क्रेडिट पे, तो कैश सेल का तो पैसा वैसे ही आ जाएगा। क्रेडिट सेल हुई तो जो भी कलेक्शन होगी डेटर से वो आएगा। तो इस बैंक में हमें जनरली 2 चीजें दिख रही होगी, कैश सेल और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो 20,000 है, ऊपर बताया था। अब यहां पर 20,000 माइनस लिया इसने यहां पर प्लस ले लिया डेट, तो ये 20 और 20 कैंसिल हो गया। यही होना था, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का ट्रेडिंग P&L से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये कोई खर्चा तो है नहीं, ना कोई इनकम है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या है, कोई इनकम या एक्सपेंस थोड़ी ना है। सामान बेचना सेल है, वो इनकम है। ठीक है, तो वो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, अब हो गई 70,000। सेल कैश वाली भी होती है, वो यहां हो गई, जो कैश सेल यहां पर बाय बैंक में आ रहा है। आया समझ में। तो देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 3-4 चीजें लिखकर सब रिकॉर्ड हो रहा है अपने आप ही। सेल भी दिखा दिया मैंने अब आपको, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, उधर सेल क्लोजिंग स्टॉक वो दोनों भी हो गए। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और P&L भी साथ साथ ही बन रहा है इसमें, तो और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं। तो अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने पैसे भिजवाए ब्रांच के पास, ब्रांच डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब हेड ऑफिस से पैसा गया, किस चीज के लिए भिजवाए, खर्चों के लिए तो भिजवाए कि आप खर्चे कर लेना इसमें से। लेकिन एक्सपेंस तो अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं, मतलब जितना एक्चुअल में पे करा वो नहीं, आउटस्टैंडिंग का प्रीपेड का भी इंपैक्ट लेना पड़ता है। तो देखो ये एक्सपेंस यहां पर आया पेमेंट वाला, ये प्रीपेड एक्सपेंस देखो ओपनिंग, ये प्रीपेड क्लोजिंग, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लोजिंग, इन चारों का इंपैक्ट और एक्सपेंस पेमेंट के साथ आ गया। तो अल्टीमेटली अक्रूवल बेसिस वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। समझ में आया कैसे। देखो आउटस्टैंडिंग एट एंड का क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, वो ऐड होने चाहिए इस बार या माइनस होने चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट एंड का मतलब क्या है कि साल के अंत में कुछ अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया जो इस साल से पर्टेन करता है, बट हम किसी कारणवश पे नहीं कर पाए, तो है तो इसी साल का, इट पर्टेन्स टू करंट ईयर ओनली, तो वो ऐड होगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड, देखो एक्सपेंस में ये ऐड हो रहा है, इसी वाली की साइड है ना, तो ये ऐड हो रहा है। प्रीपेड इन बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में प्रीपेड हो, बिगिनिंग मतलब ये साल जब शुरू हुआ उससे पहले ही हमने प्रीपे कर दिया था। पिछले साल प्रीपे किसके लिए किया होगा, इस साल के लिए। भाई अगर इस साल कोई प्रीपेमेंट हो रही है तो वो अगले साल की होगी, तो पिछले साल कोई प्रीपेमेंट हुई तो वो इस साल से पर्टेन करती है।
तो वो भी इस साल में ऐड होनी चाहिए। तो प्रीपेड इन बिगिनिंग वो भी देखो इसी में ऐड हो रही है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये ओपनिंग वाला ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस ये ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें माइनस हो रही है ना। अब ये माइनस क्यों होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग माइनस इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो पिछले साल का था, पिछले साल देना रह गया था, इस बार दिया होगा, टू बैंक में आ रहा होगा, बट वो इस साल का तो है नहीं, तो इसको हटाना इम्पैक्ट, इसलिए माइनस। ऐसी प्रीपेड, इस साल हमने प्रीपे किया अगले साल के लिए, तो खर्चा तो दिया, टू बैंक में तो वो आ रहा होगा, बट वो इस साल से पर्टेन नहीं करता, इसलिए माइनस। ठीक है, इसको ऐसे भी याद करते हैं कई लोग कि बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एडवांस, ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों माइनस होगा, है ना। जितना भी एक्सपेंस पे किया इसमें ये दोनों चीजें ऐड कर दो और ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे। इतना समझ में आया? तो सारे एक्सपेंसेस भी अल्टीमेटली रिकॉर्ड हो गए। लेकिन जो नॉन कैशी हो जैसे डेप्रीसिएशन, वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ? वो भी हो गया। फिक्स्ड एसेट्स अगर यहां पर 1 लाख के लिखे और डेप्रीशिएट होने के बाद यहां रह गए 90,000 की, तो 1 माइनस 90 10,000 रुपए। यहां पर देखो 10,000 का इंपैक्ट आ गया डेप्रीसिएशन का, क्योंकि यहां इस साइड 1 लाख है, इस साइड 90,000 है, आ गया इंपैक्ट 10,000 रुपए का। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? तो बस ये मैंने आपको लॉजिक समझाया कि ब्रांच अकाउंट बनाने से भी पूरा ट्रेडिंग एंड P&L का इंपैक्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।